बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा इकोनोमेट्रिक का थर्ड नंबर लेक्चर है और इसमें हम बात करेंगे रिग्रेशन की। अच्छा जी। रिग्रेशन जो है ये समझ लें कि आपके इकोनोमेट्रिक्स के कोर्स की जान है। तो ये आपको समझना जो है ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको रिग्रेशन नहीं समझ आती और तो आप जो हैं मीन्स कि आपके लिए इकोनोमेट्रिक्स 1 का कोर्स पास करना बड़ा ही मुश्किल होगा। इट इज़ परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इकोनोमेट्रिक्स, क्योंकि पहले हम सिंपल रिग्रेशन को पढ़ेंगे, फिर इकोनोमेट्रिक्स 2 में आपके कोर्स में मल्टीपल रिग्रेशन है। तो अगर आपको रिग्रेशन समझ आएगी सिंपल, तो मल्टीपल की भी समझ आएगी, क्योंकि वो उसी का ही थोड़ा-सा एडवांस फॉर्म है, उसमें वेरिएबल ज़्यादा हो जाते हैं। अभी रिग्रेशन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसमें और कोरिलेशन में क्या फ़र्क है, ये भी हम समझेंगे। और आपके जो कोर्सेज़ के अंदर न्यूमेरिकल्स भी जो आते हैं वो मोस्टली पेपर में रिग्रेशन से ही आते हैं। रिग्रेशन से लाज़मी एक आध सवाल तो होता ही है, चाहे वो फुल न्यूमेरिकल सॉल्यूशन हो या फिर आपको आंसर्स दिए हों, उसकी फोरकास्टिंग करनी होती है, बाज़ औक़ात इंटरप्रिटेशन वगैरह करनी होती है। तो इस तमीद के बाद रिग्रेशन पे आते हैं कि रिग्रेशन क्या है। इट्स स्टैटिस्टिकल टूल दैट गिव्स अस द एबिलिटी टू एस्टिमेट मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। 2 तरह के वेरिएबल होते हैं हमारे पास इसके अंदर, एक कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट, और जिसको हम आम तौर पे y से डिनोट करेंगे। जहाँ-जहाँ भी y आएगा, उसका मतलब होगा कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। जहाँ-जहाँ पे x होगा दैट विल शो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो रिग्रेशन में वी हैव 2 वेरिएबल्स, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। Dependent variable is denoted by y and independent is denoted by x. अब डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है? जो डिपेंड कर रहा होता है किसी दूसरे पे। Dependent variable is the variable which depends on some other variable. यानी कोई और वेरिएबल आके कुछ ऐसा कर देता है जिसकी वजह से ये डिपेंडेंट जो है वो चेंज होता रहता है। यानी ये किसी पे डिपेंड कर रहा हो। जैसे हम कहते हैं ना, यार ये बंदा मुझ पे डिपेंड कर रहा है, ये गवर्नमेंट उस बंदे पे डिपेंड करती है, ये फलां कौम लीडर पे डिपेंड करती है वगैरह वगैरह। इसी तरह वेरिएबल्स भी डिपेंडेंट होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम ये कहें कि सेल्स जो है वो डिपेंड करती है क्वालिटी पे, तो क्वालिटी क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट हो जाएगा और सेल्स हमारा डिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि जितनी अच्छी क्वालिटी होगी प्रोडक्ट की उतनी अच्छी सेल्स। या अगर हम ये कह दें कि प्राइस जो है वो इफ़ेक्ट करती है डिमांड को, या डिमांड डिपेंड करती है प्राइस पे। तो अगर डिमांड प्राइस पे डिपेंड करती है तो इस सूरत में हम कहेंगे डिमांड इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि एनी चेंज इन द प्राइस विल कॉज अ चेंज इन द डिमांड। सो डिमांड सोलली डिपेंड अपॉन द प्राइस। या किसी और फैक्टर पे हम कहते हैं डिमांड जो है वो मौसम पे डिपेंड करती है, तो हम क्या कहेंगे? डिमांड इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड मौसम द वेदर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिसर्च में मुझे इवन एमएस लेवल पे, एमफिल लेवल पे भी सवाल आ रहे होते हैं, सर ये टाइटल में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा और इंडिपेंडेंट कौन सा? तो उनको यही नहीं समझ आ रही होती कि ये टाइटल के अंदर आमतौर पे वेरिएबल्स मेंशन होते हैं, तो ये इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कौन से हैं? तो ये आपको पता होना बड़ा ज़रूरी है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जिसमें चेंज आ रहा होता है। किसकी वजह से? इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। इंडिपेंडेंट खुद एक चेंज लाता है, ठीक है? वो चेंज नहीं होता, बल्कि मतलब वो किसी की वजह से चेंज नहीं हो रहा होता, बल्कि वो खुद चेंज ला रहा होता है। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आया ये उसको बताता है कि इसमें चेंज इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आया। सो दैट इज व्हाई वी से दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर आल्सो नोन एज एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। ये लिख लें अपने पास। इंडिपेंडेंट, ये वाला इंडिपेंडेंट, ठीक है,
independent variable is also known as explanatory variable, जो एक्सप्लेन करता है चेंज को। तो वो चेंज किस में आया? वो चेंज आया होगा डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर। सो यहाँ तक अगर हमें समझ आ गई इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपको पता लगे कि इसमें से डिपेंडेंट कौन सा और इंडिपेंडेंट कौन सा है। अगर मैं ये कहूँ कि द इम्पैक्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी, द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑन प्रोडक्टिविटी, तो अब इसमें आपके ख्याल में डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है? मैं रिपीट करता हूँ, इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑन प्रोडक्टिविटी, ये टाइटल है किसी के थीसिस का, किसी के रिसर्च का, मिसाल के तौर पे। तो इसमें इंडिपेंडेंट कौन सा है और डिपेंडेंट कौन सा है? जल्दी से क्विकली लिखें, मुझे पता लगे कि आपको समझ आ रही है कि नहीं। यस तुबा यू राइट, ट्रेनिंग इज इंडिपेंडेंट, प्रोडक्टिविटी डिपेंडेंट है। ठीक है, ऐसा करेक्ट कर लें अपने आप को। ट्रेनिंग से तो चेंज आ रहा है, तो ट्रेनिंग तो इंडिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट चेंज क्या हो रहा है? प्रोडक्टिविटी, यानी प्रोडक्टिविटी हमारी डिपेंड कर रही है ट्रेनिंग के ऊपर। ठीक है, तो मैंने कहा इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑन प्रोडक्टिविटी, यानी जब ट्रेनिंग देंगे किसी एम्प्लॉई को तो उसकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी। तो प्रोडक्टिविटी डिपेंड कर रही है किस चीज़ के ऊपर? ट्रेनिंग के ऊपर। ठीक है, ये इसीलिए मैंने पूछा ताकि आप अपने आप को जज कर लें कि आपको समझ आ रही है कि नहीं। ठीक है, सो प्रोडक्टिविटी इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ट्रेनिंग इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसी तरह नहीं, बोथ आर इंटर रिलेटेड नहीं है, रिलेटेड तो फिर आप कुछ भी रिलेट कर देंगे ना। हम यहाँ पे जो टाइटल है उसको देख रहे हैं। टाइटल क्या है? इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑन प्रोडक्टिविटी, ये टाइटल है। इसमें हम देख रहे हैं कि इस टाइटल के अंदर प्रोडक्टिविटी क्या है और ट्रेनिंग क्या है। तो ट्रेनिंग का इम्पैक्ट किस पे? प्रोडक्टिविटी के ऊपर। तो प्रोडक्टिविटी के ऊपर उसका इम्पैक्ट आ रहा है, तो प्रोडक्टिविटी यहाँ पे डिपेंड कर रही है। ठीक हो गया। इसी तरह आप कोई भी और ले लें, फॉर एग्जांपल द रोल ऑफ सोशल मीडिया ऑन द एटीट्यूड्स ऑफ स्टूडेंट्स या कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ स्टूडेंट। तो इसमें सोशल मीडिया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और स्टूडेंट एटीट्यूड जो है वो डिपेंडेंट हो जाएगा। क्यों? कि स्टूडेंट का एटीट्यूड डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? सोशल मीडिया के यूजेज के ऊपर, इस टाइटल के हिसाब से। तो जब आप नेक्स्ट टाइम जब आप कोई रिसर्च आर्टिकल पढ़ें, कोई थीसिस देख लें, कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखें, तो उसमें आप खुद कोशिश करें कि इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं। बाज़ औक़ात ऐसे थीसिस होते हैं जिनमें कोई इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट नहीं भी होता। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कह दूं कि यार क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक सिचुएशन, तो इसमें कोई इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। बस पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन पे किसी ने एक थीसिस किया कि ये अच्छी सिचुएशन है या ख़राब है, तो उसमें सिर्फ इकोनॉमिक सिचुएशन एक वेरिएबल हो जाएगा। ऐसी स्टडीज़ को हम यूनिवेरिएट स्टडीज़ कहते हैं। यूनिवेरिएट यानी एक वेरिएबल वाली। तो जब एक ही वेरिएबल होगा तो ना इंडिपेंडेंट होगा ना डिपेंडेंट। लेकिन जहाँ पे दो वेरिएबल हो या दो से ज़्यादा हो तो वहाँ पे कुछ इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट हो सकते हैं। ठीक है ना। तो अब आप मिसाल के तौर पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग, environment and quality of work on the productivity of employee। तो अब हमारे तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए कि ट्रेनिंग, क्वालिटी ऑफ वर्क या क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, और तीसरा मैंने क्या बोला जो भी वो, प्लस इसका इफेक्ट किसके ऊपर? प्रोडक्टिविटी के ऊपर। तो ये आप इसको अच्छे से समझ लें कि जिस पे इफेक्ट हो रहा होता है वो डिपेंडेंट होता है, और जो इफेक्ट कर रहा होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ जरा आहिस्ता आहिस्ता बोलूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। So once it's clear, then we can move on. Then there are various forms of regression.
लीनियर भी होती है, नॉन लीनियर भी होती है, लेकिन हम यहाँ पे लीनियर को ही पढ़ेंगे। आपके कोर्स में लीनियर रिग्रेशन ही आपका जो है वो मेन बेसिक कोर्स है, ठीक है। नॉन लीनियर इज नॉट पार्ट ऑफ योर स्टडी, ठीक है, हो गया। रिग्रेशन एनालिसिस इज यूज्ड व्हाट टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट, कम से कम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो रिग्रेशन में क्या होगा, एक डिपेंडेंट होगा और कम से कम एक इंडिपेंडेंट होगा, और जब एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं वो हम फिर इकोनोमेट्रिक्स 2 में पढ़ेंगे, उसको हम मल्टीपल रिग्रेशन कहते हैं। तो सिंपल रिग्रेशन के अंदर हमारे पास एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। तो ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स से डिनोट होगा। इसके दरमियान हम रिलेशनशिप को देखेंगे कि एक्स कैसे वाई को इफेक्ट कर रहा है, कितना इफेक्ट कर रहा है। वो जो मैंने आपको एक वर्ड बोला था कोरिलेशन के लेक्चर में कि नो कॉजल इफेक्ट, कॉजेलिटी नहीं चेक की जाती, वो कॉजेलिटी यहाँ रिग्रेशन में चेक की जाती कि एक्स कॉजेज चेंज इन द वाई। एक्स यानी हमारा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉजेज, कॉजेज ये वजह बनता है किसकी, चेंज इन द वाई, वाई में चेंज। वाई क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। So changes in the y are assumed to be caused by change in the x. जो y में चेंज आया है वो हम ये एज्यूम करते हैं कि वो x की वजह से आया। तो x हो गया इंडिपेंडेंट जो चेंज ला रहा है, और y हो गया डिपेंडेंट। तो ये देखें यहाँ कॉज्ड बाय आ गया, यानी वो कॉजेलिटी जो कोरिलेशन में नहीं होती वो यहाँ रिग्रेशन। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में, वाइवा में या कहीं एग्जाम में एमसीक्यूज में पूछ ले कि देयर इज अ कॉजेलिटी इन क्या, रिग्रेशन, कोरिलेशन या कुछ भी और लिख दें, तो आप वहाँ पे ना कि यार कोरिलेशन में भी तो कॉज होता है कि यार स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, तो स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, फिर रिग्रेशन होगी, फिर कोरिलेशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कॉज बता रहा। अगर हम कहें देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड कैंसर, तो फिर वो कोरिलेशन होगी, क्योंकि हम ये नहीं बता रहे कि किसकी वजह से क्या हो रहा है, कौन किसको इफेक्ट कर, हम कौन किसको इफेक्ट कर रहा है, हमने सिर्फ ये कहा कि दोनों में रिलेशनशिप है। जब हम कहें दोनों में रिलेशनशिप है, दैट इज कोरिलेशन। और जब हम ये कहते हैं कि एक्स कॉजेज वाई, ट्रेनिंग इफेक्ट्स प्रोडक्टिविटी, तो ये रिग्रेशन में होता है। तो ये फर्क आपने अच्छे से लाजमी समझ लेना है। अब लीनियर क्या होता है, मैंने आपको उसमें भी लेक्चर में बताया था, लीनियर में स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है, ये नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप है। तो हमारा यही एरिया ऑफ डिस्कशन होगा, या सिंपल रिग्रेशन हमारा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। क्या रिपीट करूं, कोई सेंटेंस रिपीट करूं? सर ये कॉजेलिटी और कोलिनियर जो इनका रिलेशन है उधर दोबारा रिपीट कर दें। कोलिनियर में कोरिलेशन में हमने कहा था देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, बस। हम ये नहीं कहते कि किसकी वजह से किस में चेंज आया, वहां पे कॉज नहीं बयान होता। हम कहते हैं देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड कैंसर, दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक तो है। वो फिर हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा है या थोड़ा है, वो स्ट्रॉन्ग रिलेशन या वीक रिलेशन। या हम कहते हैं कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्टडी एंड ग्रेड्स, कि यार स्टडी करने में और ग्रेड्स हासिल करने में कोई ताल्लुक तो है, तो ये कोरिलेशन हो जाएगी। लेकिन अगर हम ये कहें कि द स्टडी, द मोर यू स्टडी द मोर यू विल गेट ग्रेड्स, अब ये बात तय हो रही है कि जितना स्टडी करोगे उतने ग्रेड्स बढ़ेंगे। तो ग्रेड्स किस वजह से बढ़ रहे हैं, स्टडी से। यहाँ पे कॉजेलिटी आ गई, यानी कॉज आ गया। तो ग्रेड डिपेंड करते हैं, यानी आपके नंबर्स डिपेंड कर रहे हैं स्टडी के ऊपर। तो अब ये हम कहेंगे ये रिग्रेशन का इशू है, ये कोरिलेशन का इशू नहीं है। यहाँ पे हम रिग्रेशन रन करेंगे। तो बाज़ औक़ात एमसीक्यूज ऐसे भी होते हैं कि यार स्टेटमेंट दे देते हैं, सो व्हाट डू यू थिंक, कि यार यहाँ पे कोरिलेशन रन होगी कि रिग्रेशन रन होगी, कि ये होगा कि वो होगा। तो आपने देखना है कि कॉज है इसके अंदर, तो फिर हम वहाँ पे रिग्रेशन की बात करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये नॉन लीनियर है, देखिए इसमें कर्व्ड बनी है, ये कर्वी लीनियर है, ठीक है, ये कर्व्ड है। और ये तो इसलिए लीनियर नहीं है कि ये एक्स आपका चेंज होता चला जा रहा है 2 4 6 8 10, जबकि वाई की वही एक फिक्स वैल्यू है, तो मतलब कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। तो इन दो चीज़ों को तो हम नहीं डिस्कस करेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे या हमारा पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप होगा या नेगेटिव। तो रिग्रेशन हम कौन सी कर रहे हैं, लीनियर रिग्रेशन। आपके कोर्स में
सिर्फ लीनियर रिग्रेशन है। तो अभी हम सिंपल पढ़ेंगे, फिर इकोनोमेट्रिक्स 2 में हम मल्टीपल पढ़ेंगे। सिंपल रिग्रेशन में क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, बस ये डेफिनेशन याद रखें। सिंपल रिग्रेशन में क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये पॉपुलेशन की रिग्रेशन इक्वेशन है। ये हमारा y, जैसे मैंने आपको बताया था, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये बीटा नॉट पिछली क्लास में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, ये इंटरसेप्ट है, ठीक है। ये बीटा 1 ये कोएफिशिएंट है, ठीक है। बाज़ किताबों में बीटा 1 और बीटा 2 लिखा होगा, बाज़ किताबों में अल्फा एंड बीटा 1 लिखा होगा, वो एक ही बात है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना आपने। यहाँ पे कुछ पहला जो होता है वो इंटरसेप्ट होगा, और जो दूसरा होगा वो कोएफिशिएंट कहलाता है। इसको स्लोप भी कहते हैं। तो स्लोप क्या होता है, चेंज इन एक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई, यानी एक्स में कितना चेंज आया और वाई में कितना चेंज आया। तो गोया ये बताएगा कि अगर हम इस एक्स को चेंज करें 1 रुपए से या 1 यूनिट से, तो इस वाई में कितना चेंज आएगा। ये बेसिकली रिग्रेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू हमारे लिए ये होगी, जो एक्स के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो बीटा 2 लिखा हो या जो भी लिखा हो, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना। क्यों, बाकी सबको आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है सर हमें। अच्छा, तो आप अपना माइक वगैरह चेक कर लें, ठीक है, वो स्पीकर चेक कर लें। अच्छा, ठीक है। सो व्हाट वी से, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज इंटरसेप्ट एंड दिस इज कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट या स्लोप भी इसको कहते हैं, ठीक है। And this is our independent variable. As I told you earlier, x, we represent independent variable by x. And this is error term. इसको भी हमने कल डिस्कस किया था। इसको random term भी कहते हैं, error term भी कहते हैं, residual भी कहते हैं। ये residual, ठीक है, या इसको आप residual पढ़ें, आपकी मर्जी है। residual भी कहते हैं, error term भी कहते हैं, stochastic भी कहते हैं, random भी कहते हैं, ये सारे इसके नाम हैं। तो अगर आपको कहीं एमसीक्यूज में इस तरह के लफ्ज आए तो उसमें लिखा होगा ऑल ऑफ द अबव, आप कहें जी ऑल ऑफ द अबव। कैसे ई लिखा हो तो इज इट रैंडम टर्म, एरर टर्म, रेजिडुअल, क्या कहते हैं, स्टोकेस्टिक, या डिस्टर्बेंस टर्म, विच, या नीचे लिखा होगा ऑल ऑफ द अबव, तो बस फिर आप कहेंगे यार ये सारे इसी के नाम है, ठीक है। इसी तरह एक्स की इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, इसको एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है। और इसको डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी कहते हैं, यानी जिसको एक्सप्लेन किया गया हो, एक्सप्लेन्ड। ये सारे नाम आपने अच्छे से याद करने। गुजराती की बुक में देखेंगे तो उसमें पूरी तफसील भी दी है, 8-10 नाम दिए हुए हैं। प्रेडिक्टर है, प्रेडिक्टिंग है, ठीक है ना, वो सारे देख लीजिएगा। रिग्रेसर है, रिग्रेसेंट है। वो एमसीक्यूज में अक्सर इस तरह पूछ लेते हैं कि जी ये एक्स इज प्रेडिक्टर और दिस, तो आप कहेंगे यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो आमतौर पे जैसे मैंने आपको बताया था कि हम पॉपुलेशन नहीं स्टडी करते, हम सैंपल स्टडी करते हैं। 5 साल का डेटा ले लिया, 10 साल का ले लिया, 20 साल का ले लिया, हम हज़ारों साल का डेटा लेके स्टडी नहीं करते। तो हम सैंपल, तो सैंपल की जो रिग्रेशन लाइन होती है वो, उसमें हम बीटा को बी से रिप्लेस कर देते हैं। सो द वैल्यूज ऑफ रिग्रेशन पैरामीटर बीटा नॉट एंड बीटा 1 आर अननोन, सो व्हाट वी डू, वी एस्टिमेट देम फ्रॉम द डेटा। तो क्या करेंगे, एस्टिमेट करते हैं, यानी हम एस्टिमेशन करेंगे। कैसे, थोड़ा सा डेटा लेके, 10 साल का, 5 साल का, 20 साल का, 15 साल का। बीटा 1 क्या इंडिकेट करता है, मैंने आपको बता दिया, चेंज इन द मीन रिस्पॉन्स पर यूनिट इंक्रीज इन द एक्स, यानी एक्स में जो चेंज आया है, अगर 1 यूनिट से चेंज आए तो वाई में कितना चेंज आएगा, ये बीटा 1 हमें बता देता है। सो लीस्ट स्क्वायर मेथड गिव्स अस द बेस्ट एस्टिमेटेड लाइन, इसको ओएलएस भी कहते हैं, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। आपने देखा होगा ओएलएस लिखा होता है, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो ये जो भी हम जो फार्मूला भी आगे हम जाके पढ़ने वाले हैं, ये फार्मूला जो है इसको बेस्ट एस्टिमेटेड भी कहते हैं कि जी इससे हमें बेस्ट रिजल्ट्स, यानी बेस्ट एस्टिमेशन हासिल करने का तरीका यही है। कौन सा आगे फार्मूला आगे आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये पॉपुलेशन की पहले हमने रिग्रेशन लाइन पढ़ी, अब ये सैंपल की रिग्रेशन लाइन। सैंपल की रिग्रेशन लाइन में क्या है, वाई आई, ठीक है। इसको हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने कैप लगा दिया, वरना वही वाई है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये वही बीटा नॉट है, बी लगा दिया यहाँ पे, और ये वही बीटा 1 था, इसको हमने B1 कर दिया, जस्ट टू डिफ्रेंशिएट, ठीक है। और जो ई है एरर टर्म,
वो हम अलग से फिर कैलकुलेट करते हैं, जिसे रेजिजुअल कहते हैं। तो आमतौर पे रिग्रेशन लाइन में आप ये दो वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, बीटा नॉट एंड बीटा वन। तो ये दो वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी तो आपके पास रिग्रेशन लाइन आपकी पूरी हो जाएगी। लाइक फॉर एग्जांपल इट विल बी लाइक समथिंग y इज इक्वल टू 5 प्लस 0.8x, इस तरह समथिंग कुछ, या कोई भी इस तरह की वैल्यूज आएंगी तो वो आपके पास रिग्रेशन लाइन आ जाएगी। और जो एरर टर्म है वो बेसिकली क्या होती है, वो हमें बताती है कि द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड एस्टिमेशन। तो एक्चुअल, चूंकि ये एस्टिमेशन है, हम एस्टिमेट लगा रहे हैं। देखिए एस्टिमेशन क्या होती है, आपने स्टैट्स में भी पढ़ा होगा एस्टिमेशन। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे आपको एक सादा सा एग्जांपल दे दूं, आप अगर घर बना रहे हैं या कोई कपड़े का जोड़ा खरीद रहे हैं या मोबाइल खरीदने लगे हैं, तो आप जहन में एक फिगर लगाते हैं कि यार ये तकरीबन इतने में हो जाएगा। तो हम कहते हैं यार घर बना रहे हैं यार, इस पे कंस्ट्रक्शन पे फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपए खर्च होंगे। लेकिन जब आप घर बनाते हैं और उसमें लेट सपोज 55,000 एक्सपेंस हो जाता है, तो ये जो डिफरेंस आया है 50 से 55,000 का, ये वो एरर की वजह से। तो इसे हम रेजिजुअल कहते हैं। यानी रेजिजुअल का लफ्जी मतलब ये है कि जो बच जाए, यानी जो रह गया हमसे। तो हमने जो एस्टिमेशन लगाई थी उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क आया। इसी तरह आप कोई ड्रेस लेने जाते हैं, कोई काम करने जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो आप कहते हैं यार ये इतने पैसों में ये काम हो जाएगा। सो दैट इज योर एस्टिमेशन। तो आप एक रफ सा एस्टिमेशन लगाते हैं। लेकिन बाजार जाते हैं तो एक्चुअली बाज़-औक़ात वो थोड़ी बहुत ही प्राइसेस में फ़र्क होता है, तो आपके पैसे बाज़-औक़ात ज़्यादा लग जाते हैं। आपने कहा था जब 5,000 में मेरे ये सारे काम हो जाएंगे, लेकिन वो लेट सपोज वो हो गए 5,200 में। तो 200 का जो आपका डिफरेंस आया, वो उसे हम कहते हैं ये एरर टर्म है। ठीक है, ये मैंने आपको सादा लफ्ज़ों में समझा दिया ताकि आपको एरर का मतलब पता लगे कि एरर का मतलब ये नहीं है कि आपका सवाल गलत हो गया। एरर का मतलब ये है कि एस्टिमेशन जब भी की जाती है, बहरहाल वो एस्टिमेशन ही होती है, इट्स नॉट एग्जैक्ट, अंदाजा ही होता है। तो कितना करीब है या कितना दूर। तो बाज़ औक़ात एरर बहुत ज़्यादा हो जाती है और बाज़ औक़ात एरर कम होती है, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हम पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड में कि हम कहते हैं जी व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। तो ये तो बात हमें समझ में आती है, लेकिन बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट कर देते हैं। तो हम कहते हैं ये डिस्टर्बेंस टर्म है। ये वो हमारा जो एस्टिमेशन था कि हमने कहा था जी अगर इतनी प्राइस बढ़ा देंगे तो इतनी डिमांड डिक्रीज होगी, लेकिन उसमें चांस ऑफ एरर फिर भी रहता है। एकदम से मौसम बदल गया, एकदम से लोगों का टेस्ट बदल गया, कोई क्वालिटी में चेंज आ गया, कोई कंपेटिटर आ गया, कोई टीवी पे कोई ऐसा इवेंट हो गया, कोई ऐड आ गया, तो उससे जो आपने कैलकुलेशन की थी वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट एज एरर टर्म। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा तफसीलन बताया ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि एरर या डिस्टर्बेंस टर्म हम कैसे लगाते हैं। ये फॉर्मूला है। अच्छा ये स्मॉल एक्स नहीं है, ये कैपिटल ही है, ये बस वो लिखने में मैंने ऐसे लिखे हुए। ठीक है, सो एन इंटू समीशन एक्स वाई समीशन एक्स समीशन वाई, या एन इंटू समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, आपकी स्लाइड भी आपको दे दूंगा। ये फार्मूला है बहरहाल बीटा वन को कैलकुलेट करने का, और बीटा नॉट को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, वाई बार माइनस बीटा वन एक्स बार। तो टेक्निकली आप क्या क्या करेंगे, पहले बीटा वन कैलकुलेट करेंगे, तब जाके वो वैल्यू इधर जब पुट करेंगे तो हमारे पास बीटा नॉट की वैल्यू आएगी। तो वाई बार कैसे करते हैं कैलकुलेट, वाई बार करते हैं समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन, और एक्स बार क्या होता है समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो हमें कितने कॉलम चाहिए, हमें देखें एक्स की वैल्यू हमारे पास होगी, वाई की वैल्यू हमारे पास, एक्स और वाई तो हमारे पास दो वेरिएबल होंगे। तो एक हमने एक्स स्क्वायर मालूम करना होगा, एक कॉलम ये बनाएंगे, और एक हमने कॉलम बनाना होगा एक्स वाई का। तो ये अभी हमारे पास एक सवाल है। फॉर एग्जांपल हमने कहा जी वीकली एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर एंड वीकली सेल्स। तो अब हमने क्या किया, देखें एक्सपेंडिचर को हमने एडवर्टाइजमेंट को हमने ले लिया एक्स, तो ये क्या हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, अब क्वेश्चन में एक्स नहीं लिखा होगा, जरूरी नहीं है कि एक्स लिखा हो, ठीक है ना, आपके पेपर में अगर, तो आपको खुद पता होना चाहिए कि आप में इसमें से एक्स कौन सा है और वाई कौन सा। बाज़ औक़ात तो सवाल ऐसा दे देते हैं कि एक्स और वाई लिखा होता है, और बाज़ औक़ात वो नहीं भी लिखते इस तरह से, इधर लिख देंगे एडवर्टाइजमेंट, उधर एक्सपेंडिचर लिख देंगे। आप खुद इसमें से ढूंढें कि क्या हो रहा है। तो अभी हमें बता दिया कि जी एडवर्टाइजमेंट जो है वो एक्स है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और सेल्स की वाई यानी डिपेंडेंट वेरिएबल है।
कि सेल डिपेंड्स अपॉन एडवर्टाइजमेंट। ठीक हो गया। तो ये उन्होंने कहा जी जब एडवर्टाइजमेंट 41 लाख या 41,000 या 41 मिलियन वट एवर वो जब करते हैं तो हमारी सेल्स इतनी होती है। जब ये एडवर्टाइजमेंट इतनी हो गई 54 तो सेल्स इतनी थी, फिर ये इतनी हो गई तो इतनी थी, वगैरह वगैरह। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 हफ्तों का या 10 महीनों का ये डेटा है हमारे पास कि हर महीने का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस और उस महीने की सेल्स, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस और सेल्स। तो कितने पैसों की हमने एडवर्टाइजमेंट की और हमारी सेल्स कितने की हुई। तो हम देखना चाहते हैं कि क्या जब हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस चेंज कर रहे हैं तो हमारी सेल्स भी उस हिसाब से चेंज हो रही है या नहीं, इसमें कितना रोल एडवर्टाइजमेंट का है, ठीक है, और कितना रोल बाकी फैक्टर्स का है। क्योंकि सेल्स तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे करती है, सेल्समैन पे करती है, सेलिंग स्किल्स पे करती है, मार्केटिंग पे, ठीक है ना। तो हम ये देखना चाहते हैं एडवर्टाइजमेंट का रोल इसमें कितना है। अच्छा, ये हमने कैलकुलेशन कर ली, एन कितना है 10 हमारे पास, समेशन एक्स ये कहाँ से आया 564 कहाँ से आया, इस सारे को जमा कर लेंगे, किसको 41 54, ये बेशक आप साथ साथ लिखते जाएं, इसको यहाँ जमा कर लेंगे तो हमारे पास 564 आ जाएगा। समीशन वाई क्या होगा, इसको सारे को जमा कर लेंगे तो ये हमारे पास समीशन वाई आ जाएगा। ठीक है, तो समीशन एक्स हमारे पास 564 है और समीशन वाई हमारे पास 14365 है। अब ये वैल्यू कहाँ से आई, समीशन एक्स स्क्वायर, तो इस कॉलम का स्क्वायर लेना है आपने, किसका, इस कॉलम का स्क्वायर लेना है। 41 का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, 54 का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, 63 का स्क्वायर सामने लिख देंगे। जब ये सारों के स्क्वायर्स ले लेंगे और उसको जमा कर लेंगे तो वो हमारे पास वैल्यू होगी ये वाली समीशन एक्स स्क्वायर। ठीक है, समीशन एक्स वाई कहाँ से आया, ये कॉलम इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 1250 मल्टीप्लाइड बाय 41, 1380 मल्टीप्लाइड बाय 54, 1425 मल्टीप्लाइड बाय 63। तो एक चौथा कॉलम बनेगा, फोर्थ कॉलम, जिसमें आपने सारी वैल्यूज लिखनी, उसको प्लस करेंगे तो ये वैल्यूज आएंगी 818755। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, n 10 समीशन एक्स वाई 818755, ये यहाँ पे लगा देंगे 818755 समीशन एक्स इंटू समीशन वाई। तो समीशन एक्स कितना है 564, इट्स हियर। समीशन वाई कितना है 1414365, वो यहाँ लगा दिया। फिर n कितना है 10 समीशन एक्स स्क्वायर, ये रहा 32604, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। अब ये समीशन एक्स का स्क्वायर, तो ये समीशन एक्स है हमारे पास 564 इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ गया 10.8। ये क्या आ गई हमारे पास, बीटा 1 की वैल्यू। इसी मैंने आपसे कहा था कि हम पहले बीटा 1 तो हम ये कह रहे थे कि ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो हमने बीटा 1 कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया 10.8। अब बीटा नॉट कैसे कैलकुलेट करते हैं, बीटा नॉट का फॉर्मूला क्या था, ये देखिए वो था वाई बार माइनस बीटा 1 एक्स बार। तो वाई बार कैसे आता है, समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन। समीशन वाई कितना है 14365, इसको डिवाइड बाय एन यानी 10 करेंगे तो क्या रह जाएगा हमारे पास 1436.5, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। समीशन एक्स को वाई एक्स बार हमें चाहिए, तो समीशन एक्स बार कितना हो जाएगा, समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो समीशन एक्स कितना है 564 डिवाइडेड बाय एन, तो ये हो जाएगा 56.4। तो इसको सॉल्व कर लिए तो हमारे पास आ गया 828। अब ये बीटा नॉट है और ये बीटा 1। अब उस रिग्रेशन लाइन में हम इसको पुट कर देते हैं। तो रिग्रेशन लाइन क्या थी, वाई कैप इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1, ठीक है। तो हमने इसको ऐड कर दिया यहाँ पे, वाई बीटा नॉट कितना है 828, ये बीटा नॉट था हमारे पास 828 और ये 10.8, 828 और ये 10.8 एक्स। तो गोया सेल्स की जो हमारी इक्वेशन बनेगी, चूंकि सेल्स हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है तो हमने वाई की जगह सेल्स लिख दिया और ये वैल्यू अपनी जगह लिख दी, और एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हमने एक्सपेंडिचर लिख दिया।
अब इस रिग्रेशन का मतलब क्या है, इस पे हम आगे चल के बात करते हैं। पहले ये बताएं कि यहाँ तक आपको अगर समझ आ गई है या नहीं आई है। समझ गए सर। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास जो वैल्यू आई है, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, अब इसका मतलब क्या है, हमें क्या से समझ आ रही है, 8 to 8, 10.8 एक्सपेंडिचर, ये वो। इसका मतलब ये है, ध्यान से समझिएगा, कि अगर कंपनी एक्सपेंडिचर, किसका एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट का, अगर कंपनी एडवर्टाइजमेंट 1 रुपए से बढ़ा दे, बेशक लिख लें उर्दू में आहिस्ता आहिस्ता अपने पास, अगर कंपनी 1 रुपए अपनी एडवर्टाइजमेंट में इंक्रीज कर दे, तो उसकी सेल्स में 10.8 का फर्क आएगा। इसको यूं लिखेंगे, इफ अ कंपनी इंक्रीज इट्स एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर बाय 1 यूनिट, रुपये नहीं लिखना आपने, 1 यूनिट, the sales will increase by 10.8 unit. If a company increase its expenditure, say advertisement expenditure by 1 unit, the sales will increase by 10.8 unit. क्योंकि यहाँ पे तो हाँ 10.8 यूनिट, तो 10.8 है ना, तो बस वो ऑब्वियसली 10 यूनिट ही होगा ना, मतलब अंदाजन हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक हो गया। तो 10.8 का मतलब ये कि जब यहाँ पे 100 रुपीज इंक्रीज होगा, तो ये 10.8 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 10,800 हो जाएगा। ठीक है, यही तो बता रहा हूँ कि जब कंपनी अपना एक्सपेंडिचर, या कंपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट बढ़ा रही है, अब कंपनी तो ये जानना चाहती है ना कि एडवर्टाइजमेंट अगर हम इंक्रीज करें तो उसका सेल पे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं। तो कंपनी को पता चला कि भाई साहब सेल पे बहुत अच्छा खासा फर्क पड़ेगा, कि अगर हम अपनी एडवर्टाइजमेंट को बढ़ाते चले जाएं 1 रुपए से, अगर 1 रुपए से बढ़ाएंगे तो सेल्स में 10 यूनिट का फर्क आएगा। ठीक है, तो कंपनी अब क्या करेगी, ऑब्वियसली कंपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट को बढ़ाएगी, क्योंकि उसको पता चल गया कि एडवर्टाइजमेंट कॉजेज इंक्रीज इन द सेल। जो कि हम जानना चाह रहे थे कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आया, ये कॉज कर रहा है इंक्रीज सेल्स में या नहीं, इसका कोई ताल्लुक बन रहा है, कोई कॉज बनता है, कोई कॉजेलिटी निकलती है। तो पता चल गया कि यस इतनी निकलती है, इतना सेल्स के अंदर इतना फर्क जो है वो एडवर्टाइजमेंट की वजह से। बाकी अगर लेट्स सपोज सेल्स 20 यूनिट बढ़ गई, तो उसमें बाकी किरदार जो है वो क्वालिटी का हो सकता है, वो सेल्समैन का हो सकता है, वो मार्केटिंग कैंपेन का तो हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट ये कंफर्म हो गया कि 10 यूनिट इंक्रीज जो आएगा वो हमारे एडवर्टाइजमेंट की वजह से आ रहा है। सो दिस मीन्स दैट इफ वीकली एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय $1, इसको 1 यूनिट कर दें, वी वुड एक्सपेक्ट द वीकली सेल्स टू इंक्रीज बाय 10.8। अगर दोनों चीजें डॉलर्स में होती तो हम डॉलर्स में ही लिख लेंगे, अगर दो एक चीज से यूनिट में हो और एक रुपीज में, तो फिर हम यूनिट डाल देते हैं। ठीक है, तो ये मतलब है इसका कि कंपनी को पता चल गया कि भाई साहब अगर हम 1 रुपए से सेल्स एडवर्टीजमेंट अपने एडवर्टीजमेंट का खर्चा बढ़ा देते हैं, जाहिर बात है 1 रुपया तो नहीं बढ़ाते, वो तो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट लाखों रुपए करेंगे। तो लेकिन ये है कि उसकी वजह से सेल्स में इतना फर्क आएगा। तो अगर 100 रुपये एडवर्टीजमेंट बढ़ा दे तो इसको 100 से ज़रब दे देंगे, अगर 1 बढ़ा दे तो इसको 1 से ज़रब देंगे, अगर कंपनी 10 लाख रुपए एडवर्टीजमेंट बढ़ा दे तो इसको 10 लाख से ज़रब दे देंगे, तो हमें सेल्स का फिगर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब फर्ज कर लें हम ये कहते हैं कि जी कंपनी क्या कहती है, इफ द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इज 50 मिलियन फॉर एग्जाम्पल, या $50। मिसाल के कंपनी कहती है अगर हम 50 रुपए की एडवर्टीजमेंट करें तो कितनी सेल होगी। आसान सी बात है, 8 to 8 + 10.8 ज़रबे 50। तो कंपनी ने अपना बजट रखा एडवर्टीजमेंट का कि हम 50 लाख या 50,000 या $50 जितने भी हैं, हम इतना अगर हम एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करें तो कितनी सेल होगी। तो पता चल गया भाईजान इतनी सेल होगी, 1368। So this is how
इकोनोमेट्रिक्स इज यूज्ड इन एडवर्टीजमेंट, इन सेल्स। इसी तरह यहाँ पे आप इंटरेस्ट, अगर हमने डेटा लिया होता इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट का, तो हमें पता चल जाता कि यार कितना इंटरेस्ट रेट में चेंज लाएं तो कितनी इन्वेस्टमेंट आ सकती है। तो जैसा डेटा भी आप लेंगे वो आपको ये बता देगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर आप इतना चेंज लाएंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल में ये रिजल्ट आएगा। ये हमारा एस्टिमेटेड रिजल्ट होता है। जनाब यहाँ तक कुछ है तो बता दें, कोई सवाल? अदरवाइज आज के लिए इतना काफ़ी है। थोड़ा न्यूमेरिकल है, आप इसको प्रैक्टिस करें, इसको खुद सॉल्व करें, क्योंकि कुछ कॉलम्स मिसिंग हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उसको खुद बनाएं और उसको सॉल्व करें और फिर देखें कि मेरा आंसर आपका आंसर बराबर है कि नहीं। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। 8 to 8 क्या जाहिर कर रहा है? 8 to 8 ये जाहिर कर रहा है कि अगर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 0 हो जाए, कंपनी कहती है हम 1 रुपया भी एडवर्टीजमेंट पे नहीं लगाते, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम क्या डाल देंगे? 0, कि एडवर्टीजमेंट 0 है, तो ये फिगर सारा 0 हो जाएगा। तो अगर कंपनी 1 रुपया भी एडवर्टीजमेंट पे ना लगाए तो ये सेल्स तो बहरहाल होगी। 8 to 8 यूनिट कंपनी फिर भी बेच रही होगी। वो सेल्समैन की स्किल हो सकती है, वो क्वालिटी हो सकती है, वो ब्रांड नेम की वजह से, मीन्स इतने यूनिट तो फिर भी लोग खरीदेंगे बगैर एडवर्टीजमेंट के भी। तो आप देखें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी एडवर्टीजमेंट नहीं भी होती, फिर भी वो बिक रहा होता है, ठीक है ना। तो हम गुलपाना चिप्स भी बिक रहा है, तो वो टीवी पे तो ऐड आए या ना आए, इश्तिहार लगे ना लगे, फिर भी बच्चे जाते हैं और पता नहीं शाही चिप्स और उर्तरोल चिप्स और पता नहीं कौन सी चिप्स खाई जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो 0 एडवर्टीजमेंट हो रही है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सेल्स है। दिस इज द मीनिंग ऑफ 8 to 8। अच्छा, गुड क्वेश्चन। कल क्लास नहीं होगी, परसों भी नहीं होगी, तरसों भी नहीं होगी, इंशाल्लाह मंडे को अब क्लास होगी, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे जो है ये हम क्लास नहीं लेंगे। इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी मंडे को। तो ये क्या लिखा है? सर जी अगर हमें कोई क्वेश्चन दें दो एज होमवर्क तो क्या हम उसको सॉल्व कर लें? अच्छा, तो इसमें ये क्वेश्चन है, ये आप इसको सॉल्व कर लें। If advertisement increase then will it, yes, 8 to 8 will increase। जितना एडवर्टीजमेंट डालते जाएंगे 1 2 3 उसको 10.8 से मल्टीप्लाई करते जाएं तो आपका सेल्स जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये भी आपके साथ में स्लाइड शेयर कर दूंगा। इसको भी आप कैलकुलेट करें, रिग्रेशन लाइन बनाएं उसी फार्मूले से जो कि फार्मूला इसमें गिवन है। और बल्कि जो क्वेश्चन मैंने किए है आप इसको भी खुद करें और देखेंगे मेरे रिजल्ट्स आपके रिजल्ट्स मैच करते हैं कि नहीं, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी करें और इसमें रिग्रेशन लाइन पुट करें और कैलकुलेट एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एक्स। तो जब आपके पास आखिर में रिग्रेशन लाइन आ जाएगी तो उसमें आपने एक्स की जगह 20 लगा के भी रिजल्ट निकालना है। जैसे कि यहाँ पे हमने 50 लगा के चेक किया, तो इस सवाल की जो रिग्रेशन लाइन आएगी उसमें आपने एक्स की जगह 20 पुट करके भी चेक करना है, ठीक है। हाँ, स्लाइड शेयर करता हूँ ना अभी, पिछली भी तो आपके साथ शेयर कर दी है, ये वाली भी अभी कर देता हूँ, ठीक है। और कुछ? सर आर यू पठान? सो इसका रिग्रेशन के साथ कोई है ताल्लुक, कोई रिलेशन बनता है? और इज देयर एनी कॉजेलिटी बिटवीन पठान एंड स्टडी? Anyway, for your information, I can speak Pashto as well. Katawad nazata Pakhto ke hum poyolesham. I hope you understood that now. सर जमा मतलब दाव चिदा टूल कसान पठान दी नो मेल चिदा Tul क्लास को Pakhtani ay पख्तो क्या खलोड़ी रखा है हाँ टूल पख्ता नहीं सर nata sakwa no khair Yes, dilak liba sir. Pakhto. Is there anyone who cannot सर जब understand Pashto? टूल पोईगी सर टूल पोईगी Tul poigi. मुग टूल क्लासमेट यो क्लास की वाव सर Okay, सही दे बया खैर dilak Pakhto बम्बाई सही दे। सही सर जब उर्दू बंद बिल्कुल ना पोईगा No, da रास्ता बस मामा के खीमी ली अफगानिस्तान में। आओ जब अफगानिस्तान में सर ओके, वो चतराल वाला कह रहे हैं मुझे नहीं पछता आती है, आमिर सुहेल, डोंट यू गुजरात अंडरस्टैंड? वाले नहीं है सर, ये वैसे ये जो क्या गुजरात है? की है इसको। ये उसको आते है सर वो फ्लुएंटली उसने बोलता है लिखा है मैं पश्तो चतराल से हूँ, तो चतराल वालों को तो पश्तो नहीं आती, वो तो चतराली लैंग्वेज बोलते हैं। सर ये बटाग्राम से है। अच्छा, एनीवे किसी को अगर इशू नहीं है तो हम थोड़ी सी पश्तो भी बीच में बोल लिया करेंगे, ठीक है। सही सर थैंक यू सर ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।